तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल प्रश्न ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आज तो भैया बिल्कुल खेला हो गया है। लगभग 8 से 9 प्रश्न जो हैं वो अपनी एज टी एकदम जो अपनी पीडीएफ में दिए हुए थे वही पीडीएफ के प्रश्न रखे हुए मिल गए हैं। नहीं तो आप मिला लेना, जिन लोगों ने पीडीएफ मंगाई है वो सब लोग मिला करके देख लेना। ये ऊपर के दोनों प्रश्न भी अपन ने पीडीएफ में जो कराए थे एज इट इज वही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक प्रूफ भी देकर के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आज जो है जो जिन लोगों ने हमारी पीडीएफ मंगाई थी उन लोगों के कितने अच्छे अच्छे नंबर 113 111 नंबर तक आए हैं। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में ऐसे लोग जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और चाहते हैं किसी भी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, उन लोगों के लिए बता दें आप हमारी पीडीएफ मंगा सकते हैं। मात्र 15 रुपए में आप पीडीएफ मंगा सकते हैं और उस पीडीएफ को पढ़ करके जाइए। 3 से 4 दिन में भी अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं जिन लोगों ने आज हमें प्रश्न भेजे हैं उन लोगों को कितना ज़्यादा फायदा हमारी पीडीएफ से हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, ये देखिए इनका नाम देवेंद्र चौरसिया है। इनके 90 नंबर आए हैं और इन्होंने हमारे पास में मैसेज किया तो भैया हमने बोला भैया आप जो है हिंदी के टॉपिक भी बताइए। 23 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में इनके 90 नंबर आए हैं और इन्होंने हमारी पीडीएफ परचेज़ की थी। इसके अलावा देखिए नेहल रशीद जी के 110 नंबर आए हैं, इन्होंने भी पीडीएफ ली थी और इनके भी अच्छे खासे नंबर आए हैं और ये भी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए थैंक यू सर 111 नंबर आए हैं 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन भी भेजे हैं और इन्होंने कहा कि आपकी पीडीएफ और क्लास से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हुई है। लास्ट में एक नंबर और आपको दिखाने वाले हैं जिनके 113 नंबर आए हैं और उन्होंने भी हमारी पीडीएफ से जो है तैयारी की थी, ये उन्होंने लिख करके भी बताया है। तो आप लोग भी भैया पीडीएफ मंगा लीजिए। जिनको लगता है कि अब कैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा, तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं। ये आपको यहाँ पर स्कैनर दिख रहा होगा, इस स्कैनर पर आपको मात्र 15 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अगर थोड़ा बहुत समय लगता है तो एक बार आपको व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेनी है। वहाँ पर हम बताते रहते हैं कि अगली मतलब नेक्स्ट पीडीएफ कितने बजे सेंड की जाएगी और इससे पहले पीडीएफ कितने बजे सेंड की जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, इस पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अपना गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम खोलिए, उसमें स्कैनर वाला जो ऑप्शन होता है उसमें जाइए। यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आता है, गैलरी में जाकर के जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे वैसे ही सक्सेस जंक्शन या फिर अतुल शुक्ला नाम आने लगेगा। इसी पर आपको मात्र 15 रुपये का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एनवायरनमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है। स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ में आपको यह प्रश्न मिल जाएगा, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है। तो चलिए आंसर देखते हैं। स्क्वैश खेल से संबंधित है दीपिका पल्लिकल। देखिए तो दीपिका पल्लिकल कार्तिक एक भारतीय पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी हैं। वह स्क्वैश को भारतीय जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। दीपिका पल्लिकल की कुछ खास उपलब्धियां देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आगे बन सकता है। तो दीपिका पल्लिकल प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन पीएसए की महिला रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला युगल में, फिर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। यह भी आपको याद रखना है। देखिए इससे पहले आपका जो है उनका पूछा जा रहा था नीरज चोपड़ा जी के बारे में, फिर उनके खेल वगैरह पूछे गए। अब दीपिका पल्लिकल जी के बारे में पूछा गया तो हो सकता है इनके जो उपलब्धियां ये आपसे पूछी जाएं। ठीक है, 2014 में इंचियोन एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता और भारतीय चैलेंजर 2010, मकाऊ ओपन 2013 भी ये जीत चुकी हैं। तो स्क्वैश की खिलाड़ी हैं दीपिका पल्लिकल, यह आपको याद रखना है। अम्ल वर्षा भैया पूरा डिटेल में करा रखा है। अम्ल वर्षा अपनी पीडीएफ में भी करा रखा है, एग्जाम एनालिसिस में भी अम्ल वर्षा से कराया है। आज अम्ल वर्षा से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं जिनमें से 2 प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपका सीएफसी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, अभी अलग से ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन परत की वीडियो बनाई थी, उसमें भी आज जो प्रश्न आए हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अम्ल वर्षा से भूमि में किस तत्व की अधिकता होती है, कुछ इस तरह का प्रश्न था। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में भूमि पर आ जाते हैं अगर अम्ल वर्षा होती है। तो देखिए अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इससे पहले एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अम्ल वर्षा में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और कार्बनिक अम्ल H2CO3 भी होता है। अब अम्लीय वर्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लीजिए क्योंकि अम्लीय वर्षा से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अम्लीय वर्षा वातावरण में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से बनती है। मुख्यतः इसमें सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से यह अम्लीय वर्षा होती है। देखिए
अम्लीय वर्षा जीवाश्म ईंधन जलाने, वाहनों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक उत्सर्जन जैसी मानवीय गतिविधियों की वजह से होती है। आमतौर पर बारिश थोड़ी सी अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान लगभग 5.6 होता है। वहीं अम्लीय वर्षा का पीएच मान आमतौर पर 4.2 से 4.4 के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा से पौधे और जानवरों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अम्लीय वर्षा जो जमीन में रिसती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों को जमीन में घोल देती है। उससे क्या होता है, उससे जो फसलें होती हैं उनको दिक्कत यहाँ पर होती है। अम्लीय वर्षा के कारण एल्यूमिनियम भी मिट्टी में मिल जाता है, जिससे पेड़ों के लिए पानी लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये इन सारी वजह से जो अम्लीय वर्षा वो घातक होती है अपने वातावरण के लिए। और इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो कैल्शियम का छिड़काव किया जाता है अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान आपको कराया था, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। तो स्वच्छ भारत अभियान, जिसे स्वच्छ भारत मिशन के नाम से भी जाना जाता है, 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट नई दिल्ली से की थी। यह अभियान महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर शुरू किया गया था। अब इस अभियान के क्या क्या उद्देश्य थे वह भी आप देख लीजिए। तो देखिए, खुले में शौच को खत्म करना, शौचालय का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नागरिकों के बीच स्वच्छता प्रथाओं के बारे में व्यवहार बदलना, सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना और जल जनित जो जोखिम है, जो रोग हैं जल की वजह से होते हैं, उनको कम करना। यह मुख्य उद्देश्य था स्वच्छता जो अधिनियम आपका अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। यह इसके मुख्य उद्देश्य थे। आगे बढ़िए, शुद्ध जल का पीएच मान अभी परसों ही हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में कराया है। डेली एग्जाम एनालिसिस वाली जो पीडीएफ है वो भी आपको भेज दी जाएगी इसी 15 रुपये वाली पीडीएफ के साथ में। 17 तारीख तक की पीडीएफ आपको जो है उस पर मिलेंगी टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर, और 17 तारीख से लेकर के अब तक की पीडीएफ जो है वो आपको इसी पर मिलेंगी, 15 रुपये वाली पीडीएफ के साथ में मिलेगी। ठीक है, देखिए तो भैया 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, जिसे हम उदासीन कहते हैं। देखिए, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध पानी जो है तटस्थ होता है। तटस्थ का मतलब है उदासीन होता है। यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। हमने आपको बताया भी था कि जो भी रंग इसमें मिला देंगे, जो भी स्वाद इसमें मिला देंगे, वह उसी रंग का हो जाएगा। शुद्ध पानी स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। आगे बढ़िए, हालांकि ज़्यादातर पानी में ऐसे कण होते हैं जो पीएच मान को 6.5 से थोड़ा सा अम्लीय रखते हैं। ठीक है, तो जो भारत में पानी सप्लाई होता है वो 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच में उनका पीएच मान होता है, जो पीने के लिए अपन पानी यूज करते हैं। अब इसका निगरानी कौन करती है, तो अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA सार्वजनिक पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी करती है। और जो नगर पालिका है, नगर पालिका से बोला जाता है आप पानी जो सप्लाई कर रहे हैं 6.5 से 8.5 के बीच में जो है पीएच मान होना चाहिए। पानी का पीएच मान 0 से 14 तक होता है। ठीक है, जो आपका पानी होता है, जो पीएच मान स्केल होती है उस पर 0 से 14 तक दिया रहता है। अगर पीएच 7 से कम है तो पानी अम्लीय होगा, पीएच 7 से अधिक है तो पानी क्षारीय होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था वर्तमान केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन है, तो याद रखना वर्तमान केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। देखिए, तो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। इस मंत्रालय का संचालन कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। तो वर्तमान में केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय माननीय चिराग पासवान के अंतर्गत है, तो ये भी याद रखना। यानी कि अब आपके एग्जाम में मंत्रालय से प्रश्न बन रहे हैं, तो कल सुबह जो 10 बजे वाली हम एक्स्ट्रा वीडियो लेकर के आते हैं स्पेशल, उसमें मंत्रालय को कवर करेंगे। आज हमने जो बांध वाले प्रश्न हैं उनको आज सुबह वाली वीडियो में बांध, नदियाँ और उनकी स्थिति को कवर किया है, तो वो सुबह वाली वीडियो भी आप लोग देख लेना। अगला देखिए, अम्लीय वर्षा किन कारणों से होती है, कुछ यह प्रश्न आपका पूछा गया था। तो देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही अम्लीय वर्षा का कारण बन सकते हैं। जलने की प्रक्रिया में निकलने वाली गैस वायुमंडल में मौजूद पानी के अणुओं से जुड़ जाती है, इससे वर्षा का अम्लीकरण होता है। सल्फर और नाइट्रिक एसिड मुख्य प्रदूषक है, लेकिन पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में प्रतिक्रिया करता है और जो है अम्ल वर्षा का मेन रीजन बनता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन सी 2 गैसें होती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसें होती हैं। एसिड पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 उसमें होता है, HCl भी उसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो भी आपके पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुँचता है। तो आज अम्ल वर्षा की ये 2 प्रश्न हमको एग्जैक्ट पता चल गए हैं। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न है, पेरियर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी करा चुके हैं पीडीएफ में। पेरियार नेशनल पार्क के बारे में ये भी शायद 1-2 दिन पहले ही हमने कराया था। तो ये केरल राज्य में स्थित है पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए
तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। यह इडुक्की और पाथानामिट्टा जिलों में फैला हुआ है। अब देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पेरियार वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये भी केरल में स्थित है। इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 777 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 350 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। तो दोनों आपको याद रखना है। पेरियार नदी कहाँ पर बहती है, तो ये भी आपकी केरल में ही बहती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ खास बातें देख लीजिए। तो यह पश्चिमी घाट पर्वतमाला का हिस्सा है। यह भारत के 27 बाघ अभयारण्यों में से एक है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर हाथी और गौर, भारतीय बाइसन और जंगली सुअर भी पाए जाते हैं। यहाँ नीलगिरी, लंगूर और शेर पूंछ वाले मैकॉक भी पाए जाते हैं। पेरियार नदी के किनारे हाथियों, ऊद बिलाव और पक्षियों के विशाल झुंड देखे जा सकते हैं। तो ये आपका पेरियार के बारे में बता दिया। पेरियार से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपको केरल आंसर लगाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस ग्रह को बर्फ का गोला कहा जाता है, यानी बर्फ उस पे बहुत ज़्यादा रहती है, ज़्यादातर बर्फ से मिलकर के बना है। तो जो भी गैसीय ग्रह होगा उसके बहुत चांस रहते हैं कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अरुण ग्रह है यह आपका ऑप्शन में दिया गया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो देखिए, दो ऐसे ग्रह हैं। सबसे पहला है यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। इनको बर्फ का विशालकाय पिंड या फिर बर्फ का गोला कहा जाता है। अब आपको ऑप्शन में देखना था कि क्या दिया गया था, यूरेनस और नेपच्यून में से आपको क्या दिया गया था। ये दोनों ग्रह सौरमंडल के बर्फ के दानव हैं। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। साथ ही इनमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे भारी तत्व भी इसमें मौजूद रहते हैं। इसके अलावा कुछ और ग्रह हैं जो चंद्रमा भी, जिनके चंद्रमा जो हैं, चंद्रमा का अर्थ है जिनके उपग्रह बर्फ से जुड़े हुए, जैसे आपका प्लूटो हो गया। यह बौना ग्रह मुख्य रूप से बर्फ और चट्टानों से बना होता है। इसका व्यास करीब 2390 किलोमीटर इसका व्यास होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसको अब बौना ग्रह कहा जाता है। यूरोपा की बात करें तो यह बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूर से देखने पर यह बर्फ का सफेद गोला दिखाई देता है। टाइटन की बात करें तो यह शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह पहले से ही बर्फ के गोले से बना हुआ एक ठंडा चंद्रमा कहा जाता है। तो सबसे ठंडा चंद्रमा बात करें, सबसे ठंडा उपग्रह कौन सा है, तो आपका टाइटन है जो कि शनि का है। अगला, वातावरण के किस परत में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। समताप मंडल। समताप मंडल, ओजोन और ग्रीन हाउस गैसों के बारे में अलग से हमने पीडीएफ बनाई थी, जो कि हमने सबके पास में शेयर की थी। जिन लोगों ने पीडीएफ मंगाई थी वहां से भी आज 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चलिए, समताप मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो वायुमंडल की इन परतों में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। कौन सी है, पहली है समताप मंडल। तो पृथ्वी की सतह से 6 से 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे आप, तो यहाँ से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये समताप मंडल फैला हुआ है। इस परत में ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया की वजह से गर्मी पैदा होती है। आपको पता है समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत होती है। ये क्या करती है कि ओजोन किरणों को सोख लेती है और सूर्य से अगर वो आ रही है तो गर्मी लेकर के आती हैं। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा थर्मोस्फियर जो है, जो आपकी मेसापोज के ऊपर स्थित यह परत वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों और एक्सरे किरणों को इस परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे इसका टेम्परेचर कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। फिलहाल इसका सही आंसर समताप मंडल हो जाएगा। आज सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रश्न पूछा गया था, पर एग्जैक्ट क्या प्रश्न था वो समझ में नहीं आया कि क्या प्रश्न पूछा गया था। अगला है गगन क्या है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन यह है कि क्या गगनयान पूछा गया था या फिर केवल गगन पूछा गया था। अगर गगनयान पूछा गया हो तो हमने गगनयान के बारे में तो आपको बहुत कुछ अपनी पीडीएफ में करा रखा है। गगनयान 2024-25 में लॉन्च होगा। ठीक है ना, कौन कौन जाएगा, कितने उसमें मिशन है, कितने मानव रहित हैं, कितने मानव सहित हैं, ये सब अपनी पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल अगर गगन के बारे में पूछा गया तो गगन का फुल फॉर्म पूछा गया होगा, देख लेते हैं। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन। ये गगन का फुल फॉर्म हो जाएगा। देखिए, तो गगन का फुल फॉर्म जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन है। यह भारत सरकार की एक उपग्रह आधारित नेविगेशन सेवा है। यह प्रणाली जीपीएस स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस एसपीएस नेविगेशन सिग्नल को बेहतर बनाने के लिए ग्राउंड स्टेशनों का इस्तेमाल करती है। जो भी आप जीपीएस लगा होता है, कहीं गाड़ी में लगा होता है या कहीं पर भी जो जीपीएस लगा होता है, उसके लिए यह जो है यूज में लाया जाता है। गगन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर के इसको जो है गगन को तैयार किया है। गगन के मुख्य फायदे देख लीजिए। तो गगन से हवाई यातायात को मदद मिलती है। इससे जलयान, रेल, सड़क वगैरह को यातायात को भी यहाँ पर मदद मिलती है। बचाव अभियानों, वायुसेना, सर्वेक्षण, मानचित्र, कृषि और वगैरह में भी इससे मदद मिलती है। और गगन से वायुसेना सीधी रेखा में मार्ग जो है, सीधी रेखा में जो है उड़ान भर सकते हैं जितने भी वायुयान होते हैं। अगला है टॉयलेट फ्लैश में कितने लीटर पानी होता है। कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं आपसे, एक दिन में मानव कितना पानी पी सकता है। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न भी है। तो करीब 6 से 9 लीटर पानी जो है वो जो नॉर्मल टॉयलेट होता है उसमें होता है। देखिए, तो टॉयलेट फ्लश में पानी की मात्रा फ्लैश वाल्व सेटिंग और शौचालय के प्रकार पर निर्भर करती है। देखिए, आमतौर पर जो एक मानक फ्लैश टैंक होता है उसमें करीब 6 से 9 लीटर पानी आता है। ठीक है,
दोहरे फ्लैश वाले जो शौचालय में आमतौर पर 4 से 6 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और पुरानी शैली के सिंगल फ्लश वाले शौचालय में एक बार फ्लश करने पर 13 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो है फ्लश के बारे में आज आपसे पूछा गया था। चलिए हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में 2 मुहावरे पूछे गए हैं। चंद्रमुख में कौन सा समास है, यह पूछा गया है। रात दिन में कौन सा समास है, यह भी आपका पूछा गया है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए प्रत्यय से आज आपका एक प्रश्न प्रत्यय का पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा सफलता का विलोम क्या होगा, ये शायद पुराना वाला प्रश्न है, ये इसका नहीं है। पर्यायवाची एक पूछा है, सर्वनाम एक पूछा है और गद्यांश आपका पूछा गया है। गद्यांश और पद्यांश से 15 प्रश्न आ रहे हैं। आज इंग्लिश के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और जो है 1-2 प्रत्यय आपके पूछे गए थे। बाकी जो हिंदी पेडागोजी आ रही है वो अपनी पीडीएफ से आ रही है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अभी लास्ट में आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कितना फ़ायदा हमारी पेडागोजी वाली पीडीएफ से लोगों को मिल रहा है। बाल विकास की बात करें तो लॉजिकल समझ पर आधारित लगभग 3 प्रश्न आपके पूछे गए थे, जो आप दिमाग लगा करके इसका आंसर दे सकते थे, मतलब कि जो कंडीशन वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद बुद्धि किन कारकों से प्रभावित होती है, ये क्वेश्चन था। आईक्यू लेवल को मिलाने के लिए आया था कि अगर इतना आईक्यू लेवल है तो कैसा बालक होगा, ये आपको मैचिंग करने के लिए आया था। इसके बाद में किसका आवास क्या होता है, ये भी आपका मिलाने के लिए आया था। उसके बाद पियाजे के 2 प्रश्न, थाने डाइक से 1 प्रश्न, समावेशी शिक्षा से लगभग 2 प्रश्न पूछे गए थे। और जो पशुओं का शेड होता है उसका फर्श किससे बना होता है, पशु शेड के बारे में पूरा अपनी पीडीएफ में दे रखा है हमने। पूरा बताया किस तरह से पशु को शेड में रखते हैं। मतलब कि एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे की तरफ कैसे रखना चाहिए पशुओं को, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब अपने पीडीएफ में दिया गया है। आप लोग जो है पीडीएफ मंगा लीजिएगा और बढ़िया से तैयारी करके जाइए और इन लोगों की तरह आप भी अच्छे नंबर लेकर के आइएगा। बाकी वाइगॉस्की की थ्योरी पूछी गई थी। बालक में डिसऑर्डर से 1 प्रश्न पूछा गया था। कोहलबर्ग की प्री कन्वेंशनल लेवल से 1 प्रश्न था और भाषा पर वाइगॉस्की के क्या विचार हैं, इससे भी 1 प्रश्न आपका पूछा गया था। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कुछ खास परिवर्तन नहीं है। पैराग्राफ आपका 15 नंबर का आ रहा है। अगर पैराग्राफ इतना सिंपल आ रहा है, आप समझ लेंगे आराम से पैराग्राफ को, तो सारे आंसर दे सकते हैं। और आपका जो व्याकरण है वो भी आपका पैराग्राफ से ही पूछा जा रहा है। उसके बाद में संधि विच्छेद विभक्ति के 2 प्रश्न। बाकी पेडागोजी में थाने डाइक और स्किनर यहाँ भी पूछे जा रहे हैं आपसे। इसके अलावा उपसर्ग 1, लकार 2, शुद्ध वाक्य और प्रत्यय वगैरह यहाँ भी आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैथ की बात करते हैं तो प्रश्न आया था, कौन से चतुर्भुज में 2 विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यह प्रश्न आज आपका पूछा गया था। इसके बाद में परसेंटेज के लगभग 3 प्रश्न आपके पूछे गए थे। रेशियो के 2 प्रश्न और अब द्विघात समीकरण के भी 1-1 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से लगभग 2 से 3 प्रश्न, 1 प्रश्न वर्गमूल का। और मैथ पेडागोजी अपनी पेडागोजी वाली पीडीएफ से आ रही है। मैथ पेडागोजी की अलग से पीडीएफ दे रखी है, तो वो भी आप इसी के साथ में मिल जाएगी। 15 रुपये वाली साथ में आपको मैथ पेडागोजी की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा घातांक करनी से 1 प्रश्न है। गणित की शिक्षण विधियां हमने करा रखी है, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप गणित की शिक्षण विधियां कर लेना। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। आयु में पिता और पुत्र की आयु पूछी जा रही, 2 प्रश्न आयु के बन रहे हैं। बॉडमास के लगभग 2 प्रश्न बन रहे हैं और चिन्ह परिवर्तन के 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रश्न आपके चिन्ह परिवर्तन वाले हैं। वही इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं, कुछ टॉपिक हमारे पास में आए हैं। पैसेज 10 नंबर का आ रहा है। इसके अलावा 5 नंबर का आपका जो मतलब कि पोएम टाइप की है, तो एक पोएम भी आपकी पूछी जा रही है। टेंस के लगभग 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीपोजिशन का आपका 1 प्रश्न था और जो पीक्यूआरएस होते हैं, मतलब लाइनिंग से जो वाक्य दिए रहते हैं उनको सेट करने के लिए ऐसे करके, तो पीक्यूआरएस के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक सफिक्स आ रहा है, एक प्रीफिक्स भी इसमें से आ रहा है। बाकी आपकी पूरी इंग्लिश पेडागोजी पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्जाम एनालिसिस हो गया। अब आपको सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट दिखा दें, लास्ट के लिए बचा कर रखा था हमने, ये देखिए, ये आज इन्होंने भेजा है, ठीक है। तो देखिए शर्मा, अब ये क्या नाम डला है सही से ध्यान नहीं यार, धीरज कुमार शर्मा जी हैं। देखिए, हे सर, मैंने आपके ही नोट्स से 3 दिन पहले पढ़ाई की थी, मेरे 113 मार्क्स आए हैं। मैं झारखंड से हूँ, आगे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइड मेंस के लिए कीजिएगा। तो मेंस के लिए हम बिल्कुल गाइड करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपके वैसे ही 113 नंबर है, तो आप मेंस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप जरूर अध्यापक बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने रिप्लाई भी किया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो सर मेरे 111 आए हैं, आपकी पीडीएफ ली थी मैंने और यहाँ पर इनके 93 नंबर आए। तो आप भी अपनी पीडीएफ मंगवा लीजिए, तैयारी करके जाइए। नहीं तैयारी हुई है तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी अगर आपके पास में 1 दिन का भी समय है तो आप 1 दिन ये पीडीएफ ही पूरा पढ़ लीजिए, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। स्कैनर है, 15 का पेमेंट करना है। कैसे करना बता रखा है, स्क्रीनशॉट खींचिए। अगर व्हाट्सएप पे डालेंगे तब भी आपका डिटेल आ जाएगी, वहाँ से भी कर सकते हैं। नहीं तो पेटीएम फ़ोनपे और आपका गूगल पे, कहीं पर भी आप इसको ओपन कीजिए, अपने पेटीएम फ़ोनपे गूगल पे को। स्कैन करने वाले ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर गैलरी में आपको गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही वहाँ पर सक्सेस जंक्शन का नाम आ जाएगा।
₹15 का आप पेमेंट कीजिए उस पर, और इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। 1 से आधे घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ पहुंच जाएगी। और अगर पीडीएफ पहुंचने में देरी हो रही है तो एक बार डीपी चेक कर लेना, डीपी पर जो लिखा होगा उस हिसाब से आपको देख लेना कि आपकी पीडीएफ कितने बजे तक पहुंचेगी। ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव कमेंट आपको बहुत सारे देखने को मिले। बहुत सारे लोग चाहते नहीं है कि भैया आपका सिलेक्शन हो, कंपटीशन बढ़े, इसलिए अलग-अलग चैनल से बहुत सारे लोग यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करने के लिए आते हैं। शुक्ला सर की पीडीएफ बहुत अच्छी चल रही है, तो बच्चों को पीडीएफ ना पहुँच पाए ये प्रयास करते हैं। कहते हैं फ्रॉड है भैया, ये ऐसा है, वैसा है, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है आपको। सबको पीडीएफ भेजी जाती है, आपको हमने सीधे-सीधे एग्ज़ाम्पल भी दिखा दिए हैं। जिन लोगों के अच्छे नंबर आए, सब लोगों को पीडीएफ पहुँची है, तो आपको भी हर हाल में पीडीएफ पहुँचेगी। ठीक है? तो आप अपनी पीडीएफ मँगा लीजिए और अपनी तैयारी करके फिर उसके बाद में जाइए। बाकी महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी हम जो है एक शॉर्ट्स जो पीडीएफ है वो तैयार कर रहे हैं। उसका जो है मिनिमम प्राइस में उसको भी हम आपको उपलब्ध कराएँगे, ठीक है? चलिए, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, उसको भी जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 17 तारीख तक या 16 तारीख तक की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलेगी, डेली एग्जाम एनालिसिस वाली। उसके बाद की आपको जो है पेड पीडीएफ ₹15 वाली के साथ में मिलेगी, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आज शाम वाली एग्जाम एनालिसिस में। सुबह वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, बाँध और नदियों से संबंधित बनाई थी, उससे भी प्रश्न आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।